आतंकवाद युद्ध से भी बदतर है। एक आतंकवादी के कोई नियम नहीं होते। एक आतंकवादी तय करता है कि कब, कैसे, कहां और किसको मारना है। भारत ने युद्धों की तुलना में आतंकी हमलों में अधिक लोगों को खोया है। नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर कहा था कि यदि भाजपा केंद्र में सत्ता में आई तो वो सन 2004 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के निर्णय का सम्मान करेगी। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अफजल को 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के लिए दोषी ठहराया था एवं 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में उसे फांसी पर लटकाया गया। यद्यपि मुसलमानों के बीच एक लोकप्रिय चेहरा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी मुसलमानों के विकास में रुचि रखते हैं। 68 कई मुस्लिम नेताओं और विद्वानों ने 2002 के गुजरात दंगों और उनकी चरम हिंदुत्ववादी सोच में उनकी कथित भूमिका के कारण नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। हालांकि जफर सरेशवाला जैसे कई मुस्लिम नेताओं ने उनकी और उनकी नीतियों का समर्थन किया। वो अक्सर मुसलमानों के समग्र अभिन्न विकास के बारे में बात करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात वापस लौटकर आ रहे कार सेवकों को गोधरा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में मुसलमानों की हिंसक भीड़ द्वारा आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। इस हादसे में 59 कार सेवक मारे गए थे। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। मरने वाले 1180 लोगों में अधिकांश संख्या अल्पसंख्यकों की थी। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया। कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। मोदी ने गुजरात की 10वीं विधानसभा भंग करने की संस्तुति करते हुए राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राज्य में दोबारा चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 127 सीटों पर जीत हासिल की। अप्रैल 2009 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल भेजकर यह जानना चाहा कि कहीं गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी की साजिश तो नहीं। यह विशेष जांच दल दंगों में मारे गए कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की शिकायत पर भेजा गया था। दिसंबर 2010 में उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी की रिपोर्ट पर यह फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उसके बाद फरवरी 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह आरोप लगाया कि रिपोर्ट में कुछ तथ्य जानबूझकर छिपाए गए हैं और सबूतों के अभाव में नरेंद्र मोदी को अपराध से मुक्त नहीं किया जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस ने भी यह लिखा कि रिपोर्ट में मोदी के विरुद्ध साक्ष्य न मिलने की बात भले ही की हो, किंतु अपराध से मुक्त तो नहीं किया। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इतनी भयंकर त्रासदी पर पानी फेरा, अपितु प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न गुजरात के दंगों में मुस्लिम उग्रवादियों के मारे जाने को भी उचित ठहराया। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि एसआईटी की रिपोर्ट को लीक करके उसे प्रकाशित करवाने के पीछे सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक स्वार्थ है। इसकी भी उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई फैसला दिए अहमदाबाद के ही एक मजिस्ट्रेट को इसकी निष्पक्ष जांच करके अविलंब अपना निर्णय देने को कहा। अप्रैल 2012 में एक अन्य विशेष जांच दल ने फिर ये बात दोहराई कि यह बात तो सच है कि ये दंगे भीषण थे, परंतु नरेंद्र मोदी का इन दंगों में कोई भी प्रत्यक्ष हाथ नहीं। 7 मई 2012 को उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जज राजू रामचंद्रन ने यह रिपोर्ट पेश की कि गुजरात के दंगों के लिए नरेंद्र मोदी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, क, व, ख, 153 बी, 166 तथा 505(2) के अंतर्गत विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य की भावना फैलाने के अपराध में दंडित किया जा सकता है। हालांकि रामचंद्रन की इस रिपोर्ट पर विशेष जांच दल S0I0T0 ने आलोचना करते हुए इसे दुर्भावना व पूर्वाग्रह से परिपूर्ण एक दस्तावेज बताया। 26 जुलाई 2012 को नई दुनिया के संपादक शाहिद सिद्दीकी को दिए गए एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा, 2004 में मैं पहले भी कह चुका हूं, 2002 के सांप्रदायिक दंगों के लिए मैं क्यों माफी मांगूं? यदि मेरी सरकार ने ऐसा किया है तो उसके लिए मुझे सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नई दुनिया से फिर कहा, अगर मोदी ने अपराध किया है तो उसे फांसी पर लटका दो। लेकिन यदि मुझे राजनीतिक मजबूरी के चलते अपराधी कहा जाता है तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यह कोई पहली बार नहीं है जब मोदी ने अपने बचाव में ऐसा कहा हो। वे इसके पहले भी ये तर्क देते रहे हैं कि गुजरात में और कब तक गुजरे जमाने को लिए बैठे रहोगे? यह क्यों नहीं देखते कि पिछले एक दशक में गुजरात ने कितनी तरक्की की? इससे मुस्लिम समुदाय को भी तो फायदा पहुंचा है। लेकिन जब केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया।
पिछले 12 वर्षों में यदि एक बार भी गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई तो आप उन्हें कैसे अपराधी ठहरा सकते हैं? उन्हें कौन फांसी देने जा रहा है? बाबरी मस्जिद के लिए पिछले 45 सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे 92 वर्षीय मोहम्मद हाशिम अंसारी के मुताबिक भाजपा में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रांत गुजरात में सभी मुसलमान खुशहाल और समृद्ध हैं, जबकि इसके उलट कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों में मोदी का भय पैदा करती रहती है। सितंबर 2014 की भारत यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने कहा कि नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि वो उस समय मात्र एक पीठासीन अधिकारी थे जो अनगिनत जांचों में पाक साफ साबित हो चुके हैं। कमजोर अर्थव्यवस्था। नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छी आर्थिक वृद्धि के लिए जानी जाती है, लेकिन 2018 से GST और 2017 के विमुद्रीकरण जैसे कदमों के कारण मोदी सरकार के अधीन अर्थव्यवस्था कम रही है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।